क्या भारत में अब कोई विदेशी फंडिंग नहीं आएगी? क्या भारत के अंदर बाहर से आने वाला धन पूरी तरह रोक दिया जाएगा? भारत के अंदर लगातार धर्मांतरण होते रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है नॉर्थ ईस्ट। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें डेमोग्राफी कुछ इस तरीके से बदली है कि वो डेमोग्राफी अगर आप आज देखिए तो जो लोग हमारे देश की जनजातियों में गिने जाते हैं, जो लोग हॉर्नबिल महोत्सव एवं अन्य दुनिया भर के लोक त्योहार, लोक नृत्य और लोक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, वो आज क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, यानी वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं। आंकड़ा चौंका देने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में तकरीबन 30%, अगर नागालैंड की बात करें तो 87.9%, वहीं बात करिए मणिपुर की तो 41.3% और बात करें मिजोरम की तो 87.2%। क्या ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं? इतने प्रतिशत लोग इन राज्यों में रहने वाले अब क्रिश्चियन हो चुके हैं, यानी कि ईसाई हो चुके हैं। और ये लगातार क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरोप एवं अन्य देशों से लगातार फंडिंग्स आती हैं। यूरोप में क्रिश्चियनिटी को मानने वाले रोमन कैथोलिक लोग रहते हैं। रोमन कैथोलिक्स हमेशा से इस बात पर बिलीव करते रहे हैं कि कन्वर्जेंस होने चाहिए। मिशनरीज भी जब भारत में आए, मिशनरीज ने लगातार भारत में परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करवाने की खूब भरसक कोशिशें की। ब्रिटिश काल में भी हमने देखा कि जो भी मिशनरीज थे, उन मिशनरीज को जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल होते थे उन्होंने अलाउ किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज जब भारत की इस बदलती हुई डेमोग्राफी को हम देखते हैं तो क्या हमें यह डर नहीं होता कि लोक परंपराएं और लोक जो भी महत्व की चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी? दोस्तों, आज मैं जिसकी बात आपसे कर रहा हूं वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA बिल। FCRA 2010 में ऑलरेडी एक्ट के रूप में लाया गया था और FCRA जो 2010 में एक्ट के रूप में लाया गया था उसमें अब बहुत सारे संशोधन अब की सरकार करना चाहती है और सरकार इसीलिए एक बिल लेकर के आई है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2026। देखिए, यह बिल जो है, यह बिल बेसिकली इस बारे में बात करता है कि यदि मान लीजिए किसी फॉरेन की तरफ से आने वाली फंडिंग के बारे में सही सोर्स नहीं पता चलता है तो ऐसे में उसके ऊपर न्यायालय के द्वारा जांच चलाई जाए। और अगर यह ना पता चले कि कहां से फंडिंग आई है या यह ना पता चले कि उस फंडिंग का सही सोर्स क्या है, तो भारत के अंदर जिस भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO के अंदर फंडिंग आ रही है, उस NGO को सरकार कंप्लीटली किसी ना किसी निकाय को बेच देगी। यानी कि जो NGO लगातार इतने समय से फंडिंग रिसीव करते रहे हैं, अब उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। गाज क्यों गिरने वाली है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि विपक्षी दल ने हंगामा तो कर दिया कि 25 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ था पहले, उसके बाद हंगामा हुआ FCRA विधेयक पर, परंतु प्रावधान यह है कि कोई भी जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको सबसे पहले FCRA से रजिस्टर होना होता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर हो गया, उसके बाद उसमें आने वाली सारी फंडिंग का सरकार ध्यान रखती है कि विदेशों में कहां कहां से फंडिंग आ रही है। अब मुद्दा यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी फंडिंग है जो सस्पिशियस है, जो संदेहास्पद है, संदेहास्पद स्थिति में सरकार उसका कंट्रोल ले सकती है, सरकार उसे किसी और निकाय को दे सकती है। यानी कि जो NGO हैं जो फंडिंग रिसीव करते हैं वो बेचे भी जा सकते हैं, सरकार के कंट्रोल में भी आ सकते हैं। और यही कारण है कि भड़बड़ाहट मची हुई है। और यह भड़बड़ाहट क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप समझिए कि अन्य जितनी भी चीजें भारत में होती हैं उन चीजों में से एक ये बात कि एक बोरी चावल लेकर के धर्म परिवर्तित करवा दिया जाएगा। मतलब लगातार ये जो धर्म परिवर्तन की बातें हैं, और धर्म परिवर्तन से ज्यादा भारत के अंदर ऐसी कोई गतिविधि जिस गतिविधि को हमने प्रोटेस्ट के रूप में देखा। अभी देखिए, एक प्रोटेस्ट चला दिल्ली में, यह दिल्ली का प्रोटेस्ट था नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर के, या फिर जो 2014 से लेकर के 2026 तक लगातार 94 पेपर लीक हुए उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। यह आंदोलन बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस आंदोलन में मेन बात यह थी कि कभी दुबई से पिज्जा आ रहा था और कहीं और से समोसे। समोसे और पिज्जे वाली बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक एक्सेप्टेड भी है कि जो लोग आंदोलन में हैं उन आंदोलन वाले लोगों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कल को अगर कोई ऐसा आंदोलन हुआ जो देश को विभाजित करने की या देश को तोड़ने की बात करे, तो
अभी जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन बिल्कुल सही था, लेकिन जो आंदोलन कभी आगे चल करके हुआ और वहां पर विदेशी फंडिंग आई, तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में जब कभी देश विरोध में कुछ चलेगा वहां पर फंडिंग आए, उन पर नकेल कसने के लिए एफसीआरए विधेयक का थोड़ा टाइट होना जरूरी है। मैं आपको आंकड़ों के साथ यह बात बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आंकड़े क्या कहते हैं। 2012 में एफसीआरए के तहत लगभग 52,159 संस्थाएं पंजीकृत थीं, और 52,159 संस्थाएं जो पंजीकृत थीं, उनमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन संस्थाओं में नियमों के उल्लंघन और रिन्यू ना होने के कारण इनके लाइसेंस रद्द हुए, और अब एफसीआरए के लाइसेंस वर्तमान में करीब 14,455 संस्थाओं के पास है। यानी कि तकरीबन ये आप मान करके चलिए कि 40,000 के आसपास जो संस्थाएं हैं उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया। दूसरी बात यह भी देखो, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन संस्थाओं को हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए विदेशी आय आती थी या विदेशी फंडिंग आती थी। अब यह विदेशी फंडिंग जो 22,000 करोड़ रुपए की है, बिलियन डॉलर्स में है दोस्तों, और इतने बिलियन डॉलर्स में ये जो इनकम आ रही है, ये आंकड़े ये बताते हैं कि जो भी कार्य भारत में चल रहा है उस कार्य पर सरकार की एवं हमारे देश के संस्थाओं की पैनी निगरानी होनी जरूरी है। अगर पैनी निगरानी ना हुई तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन 22,000 करोड़ रुपयों का उपयोग किस चीज के लिए हो रहा है। दूसरी बात, 2019-20 से 2020-21 के बीच 13,500 से ज्यादा संस्थाओं को कुल 55,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली है। 55,700 करोड़ रुपए, तकरीबन 400-500 बिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट है ये। समझ रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, 400-500 बिलियन डॉलर्स कह रहा हूं, उससे काफी कम, बट हां फिर भी ये अमाउंट तो काफी बड़ा है। अब अगर यह अमाउंट इतना बड़ा है तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। मतलब 200 बिलियन डॉलर के आसपास का यह अमाउंट है। तो देखो, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कहां मिलता है, किसको मिलता है, और इतने बड़े अमाउंट को कैसे रेगुलेट करे, सरकार कैसे देखे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गैर सरकारी निकाय होते हैं, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना होता है। एफसीआरए के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान है, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। एफसीआरए में मतलब विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार उस पर निगरानी रखेगी। ठीक भी है, बिल्कुल सही है, विधान बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद संस्था विदेशी फंड प्राप्त करती है और रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि यूं कहो कि रिन्यू कराना होता है, नवीनीकरण। अब मुद्दा यह है कि इतना सारा जो धर्मांतरण हुआ है लगातार नॉर्थ ईस्ट में, यह कितनी बड़ी बात है। मजाक मजाक में तो यह भी कहा जा रहा था कि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए इवन एक बोरी चावल और एक बोरी चावल में परिवर्तित करवाया जा रहा होगा। पंजाब में ये बहुत ज्यादा मूवमेंट उठा था और हालेलुया जो एक शब्द है, वो शब्द बहुत ज्यादा पंजाब की तरफ से पॉपुलराइज हुआ था। एफसीआरए को अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो दोस्तों, 25 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह कहा था कि सोनम वांगचुक का जो एनजीओ है उसमें जो भी फंडिंग आ रही है उस फंडिंग को भी सरकार ने निगरानी में लेते हुए सोनम वांगचुक के एनजीओ को भी बंद करने की बात करी थी। और उस समय पर लगातार यह चर्चा चल रही थी। 2020 में लोकसभा ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया। उसके बाद दोस्तों 3 बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने फॉरेन डोनेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फिर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मेजर लाने के बात किए। अब देखो दोस्त, एक बार फिर से अक्टूबर 11 2023 को सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर। सीबीआई ईडी को साथ मिलकर के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर के, इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग के साथ मिलकर के न्यूज पोर्टल को चाइनीज प्रोपेगेंडा चलाने के लिए और वहां से फंडिंग रिसीव करने के लिए एक्यूज करती है। मतलब अलग अलग जगहों पर कई बार ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर कुछ देश विरोधी चीजें भी हो सकती हैं। बाहर से फंडिंग इसलिए भी आती है कई बार कि देश विरोध हो सके। हमारे भारत में जैसे माओइस्ट यानी माओवादी क्यों हैं? माओवादी वो नक्सलवादी हैं जो चाइना की माओ विचारधारा, माओ जेडोंग की विचारधारा को फॉलो करते हैं। चाइना का कम्युनिज्म मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म नहीं है, माओइस्ट कम्युनिज्म है। उसी माओवादी
विचारधारा के लोग जो भारत के अंदर मौजूद हैं उनको भी अलग अलग तरीके के हथियार और अलग अलग फंडिंग्स मिलती हैं, वो भी तो एनजीओ के थ्रू ही आती होंगी। चाइना कौन सा भारत का नोट छापता होगा, ये भी तो एक बात है। मतलब कुल मिलाकर के ये आप देखें कि कुल मिलाकर एफसीआरए लाइसेंस जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के कैंसिल किए, या फिर जो एमएचए ने, है ना, एफसीआरए लाइसेंस मिशनरी चैरिटी के जो रोके, अक्टूबर 2022 में एफसीआरए लाइसेंस कांग्रेस के एफिलिएटेड राजीव गांधी फाउंडेशन के रोके, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के रोके, उनकी फंडिंग पर ही तो संदेह था कि आखिर ये फंडिंग्स आती कहां से हैं। दोस्तों, आज जो ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान कहीं सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के पीछे तो नहीं था, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एफसीआरए विधेयक जरूरी हो भी जाएगा कि नहीं? आपको बताना है इसका सही जवाब, या आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइएगा कमेंट्स में, मैं इंतजार करूंगा। और नेशन विद नवदीप पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।